रीजन टू स्टे अलाइव, डिप्रेशन और एंजाइटी से जीत की कहानी। साल 2015 में आई ये किताब लेखक महक के डिप्रेशन और एंजाइटी से चली लड़ाई की असली दास्तान आपके सामने लाती है। एक वक्त था जब ये बीमारी उन पर इस कदर हावी थी कि उनको लगातार पैनिक अटैक आते और यहाँ तक कि वो घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। ये किताब बताती है कि मैट ने किस तरह इस कमजोरी से पीछा छुड़ाया और लीक से हटकर ऐसे कौन से रास्ते अपनाए जिससे खुद को इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर ला सके। ये किताब उन लोगों को पढ़नी चाहिए जिनको मेमोरी पढ़ना अच्छा लगता है, सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट जो दिमागी मरीजों की अच्छी तरह समझना चाहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे लोग थोड़ी राहत चाहते हैं। मैट एक अपने मेमोरी रीजन टू स्टे अलाइव नॉट्स ऑन अ नर्वस प्लेनेट के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनके लिखे 6 नॉवल बेस्ट सेलर साबित हो चुके हैं। उनमें द ह्यूमन एंड, हाउ टू स्टॉप टाइम रेडली जैसे नाम शामिल है। यूके की उनकी किताबों की 10 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है और उनको 40 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। मैट को एक दिन अचानक तेज एंजाइटी महसूस होने लगी जो उनकी ज़िंदगी के हर पहलू पर बुरा असर डालने लगी। अगर आपके आसपास की दुनिया आपको न समझ पाए तो आप क्या करेंगे? अगर अचानक आपको कुछ सोचना समझना बंद हो जाए और दिमाग के तार उलझे महसूस हो तो आपको कैसा लगेगा? अपने 20वें दशक में मैट को इतने तगड़े पैनिक आते थे कि उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मैट को भी बिल्कुल इन्हीं सवालों से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो जवाब ढूंढे वो किसी को भी इंस्पायर करने के लिए काफ़ी है। अपनी परेशानी से भागने या फिर शराब और नशे के मरे से इसे भूलने की जगह मैट ने इसका सामना किया। इस किताब में आप ये पढ़ेगी किस तरह मैट ने अपने डर से निपटने के तरीके खोजे और खुद को हालात के आगे झुकने से रोका। आप ये भी जानेंगे कि किताबों ने किस तरह उनकी मदद की और अकेलेपन में उनका साथ निभाया। इतना ही नहीं, किताबें उनके लिए खुद को समझने का एक जरिया भी बनी। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि डिप्रेशन में अब्राहम लिंकन को एक महान लीडर कैसे बनाया, दौड़ने और मेडिटेशन से किस तरह हमारा मूड अच्छा बनता है, आत्महत्या करने में पुरुष आगे क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेन के इबिसा शहर में एक खुशनुमा दिन था कि मैट को एकदम इतना तेज पैनिक अटैक आया कि वो बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे थे। उनकी उम्र बस 24 साल थी। वो एक नाइट क्लब में काम कर रहे थे और हाल ही में अपने पार्टनर के साथ एक खूबसूरत बंगले में शिफ्ट हुए थे। हालांकि वो बहुत शराब पिया करते थे और कभी कभार इस बात को लेकर परेशान भी होते थे कि उनको आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, पर फिर भी उनकी ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। फिर एकदम पैनिक अटैक शुरू हो गए। अगले 3 दिन तक मैट न तो सो पाए और न बिस्तर से उठ पाए। पैनिक अटैक जारी रहे और उनमें कोई कमी नहीं आई। मैट का दिल इतनी तेज़ी से धड़कता कि उनको लगता वो मर ही जाएगी। एक वक्त ऐसा आया जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया और मैट ने अपनी जान देने की सोची। एक बार वो किसी तरह घर से निकल कर एक पहाड़ी तक पहुंचे और बस कूदने ही वाले थे कि उनको इस ख्याल ने रोक लिया कि उनका मरना उनके परिवार और अपनों के लिए कितना दुखी करेगा। उनके पार्टनर एंड्रिया का परेशान होना जायज़ था। उसके कहने पर मैट एक डॉक्टर के पास गए जिसने दवाएं तो लिख दी पर उसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। खैर फिर भी दवाओं ने इतनी मदद तो कर दी थी कि मैट स्पेन से अपने घर यूके आ गए जहाँ उनके माता पिता उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ऊपरी तौर पर किसी को ये सब बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैट घर में घूमते फिरते अखबार पढ़ते और थोड़ी बहुत कुकिंग भी कर लिया करते थे, लेकिन उनका दिमाग कभी शांत नहीं रह पाया। वो कभी भी डिप्रेशन और एंजाइटी के चुंगल में थे। या डिप्रेशन उनको ये एहसास दिलाता कि वो एक नकारा इंसान है जिसका कोई भविष्य नहीं है। वही एंजाइटी की वजह से उनको पैनिक अटैक आने लगते। यहाँ तक कि उनके लिए घर के पास के स्टोर तक दूध लेने जाने भी बहुत बुरी बात हो जाती। कदम बाहर रखते ही उनका दिल घबराने लगता। उनको लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है या फिर उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। स्टोर के अंदर तो हालात और ख़राब हो जाती। वो तरह तरह की चीज़ें देखकर इतना हैरान होने लगते कि उनको दूध नज़र ही नहीं आता। और ले देकर दूध मिलता तो कैश काउंटर पर खड़े आदमी के सामने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करनी पड़ती। शुरुआत में मैट को कुछ इशारे मिल रहे थे जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। ज़रा सोचिए कि इतना डिप्रेशन और एंजाइटी किसी को एकदम से हो सकता है क्या? मैट को भले ही ऐसा लगा हो कि उनका ब्रेकडाउन अचानक आया था, जैसे दिमाग में किसी ने एक बटन दबा दिया और सब बिगड़ गया। लेकिन आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको समझ आता है कि इस परेशानी ने तो पहले ही दस्तक देनी शुरू कर दी थी। उनको याद है कि एंजाइटी का पहला एपिसोड उनको 10 साल की उम्र में आया था, जब उनके माता पिता कभी रात को बाहर होते थे।
मैट को अजीब से ख्याल आते। मैट को उनके आने का इंतज़ार रहता। वो सोचते कि कहीं माता-पिता के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं उन पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया है। उम्र के साथ ही एंजाइटी भी बढ़ने लगी। 13 साल की उम्र में वो स्कूल की तरफ से कैंपिंग के लिए गए, जहाँ उनको खेत में बने कमरे में अपने साथियों के साथ सोना पड़ा। इसकी वजह से वो इतना परेशान हुए कि पहले तो चीखे चिल्लाए, उसके बाद नींद से उठकर चल पड़े और किसी खिड़की पर मुक्का मारकर उसका कांच तोड़ दिया। कॉलेज जाने पर भी कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी वो अल्कोहल का सहारा लेकर इसे दवा जरूर दिया करते थे। लेकिन जब कभी क्लास में 20 मिनट की प्रेजेंटेशन भी होती, तो ढेर सारा अल्कोहल भी कुछ नहीं कर पाता। क्लास के सामने बोलने का ख्याल ही उनको परेशान कर देता। पर इससे बाहर आने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो क्लास शुरू होने के पहले तक बाथरूम में छिपे रहते और अपनी प्रेजेंटेशन याद करते। इतने दबाव ने अपना असर दिखाया। उनको ये लगने लगा कि उनका शरीर तो कहीं और है और वो अपने शरीर से बाहर निकलकर उसे ही ढूंढने में लगे हैं। आज की तारीख में पिछली बातें समझ पाना बहुत आसान है, लेकिन तब मैथ को ये सब बहुत आम लगता। एक तरह से देखा जाए तो ये बात आम ही है। पब्लिक स्पीकिंग या घर पर अकेले रहने वाले बच्चे में ऐसा डर या घबराहट होना आम है। हम सब ने इसे महसूस किया होगा। लेकिन ये चिंता कब तक ब्रेकडाउन में बदल जाती है? मैथ को लगता है कि उनकी परेशानी इस वजह से बढ़ी क्योंकि उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। वो बस अपने आसपास के लोगों में फिट होना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने शराब की मदद। विज्ञान आज तक डिप्रेशन और एंजाइटी की सही वजह और कोई फिट टू ऑल जैसा इलाज नहीं ढूंढ पाया है। आज मेडिकल साइंस ने उन बीमारी का इलाज भी ढूंढ लिया है जो लाइलाज समझी जाती थी। अब न तो HIV से घबराने की ज़रूरत है, न ही बच्चे पैदा करने में किसी महिला को। हमारे पास हर परेशानी का हल है। लेकिन दुख की बात यह है कि डिप्रेशन पर कोई भी रिसर्च इतनी कामयाब नहीं रही है। ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है? इन सवालों के कोई पक्के जवाब नहीं है। ऊपर से ढेरों ऐसी थ्योरीज है जो एक दूसरे से अलग है। लंबे समय तक ये माना जाता रहा है कि ब्रेन में पाए जाने वाले एक केमिकल सेरोटोनिन में हुई गड़बड़ की वजह से डिप्रेशन होता है। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि डिप्रेशन के शिकार लोगों में सेरोटोनिन लेवल कम पाया जाता है। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आपके मूड ठीक रखने के लिए जिम्मेदार है। इस सोच ने फार्मा कंपनियों का खूब फायदा किया और इस इंडस्ट्री को $6 बिलियन वाली बना दिया। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है। दवाएं बहुत लोगों पर असर करती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोगों को उन दवाओं से फ़ायदा हो जाता है तो कुछ सेरोटोनिन की जगह किसी और केमिकल को टारगेट करती है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि दिमाग के केमिकल लेवल और डिप्रेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उनके हिसाब से डिप्रेशन के पीछे न्यूक्लियस एक्कम्बन्स का खराब फंक्शन जिम्मेदार है। ये दिमाग के बीच का एक छोटा हिस्सा है जिसे खुशी और एडिक्शन से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इस तरह की हर थ्योरी पर यह कहकर सवाल उठाए जाते हैं कि इनमें ब्रेन को शरीर से अलग समझकर देखा जा रहा है। लेकिन हमें डिप्रेशन और एंजाइटी के कुछ लक्षण देखकर ही ये समझ आ जाएगा कि असल में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। मैथ के बहुत से लक्षण तो उनके शरीर से ही जुड़े होते थे। एंजाइटी की वजह से उनके शरीर में झंझनाहट होती और दिल जोरों से धड़कने लगता। डिप्रेशन की वजह से ये लगता कि उनके पूरे सीने में दर्द जम गया है। अब ये भी सच है कि हमारा शरीर वैक्यूम में तो है नहीं, यानी हम एक चलती फिरती दुनिया का हिस्सा है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जोनाथन रॉथनबर्ग के हिसाब से हमारा आसपास और समाज का माहौल हमारे दिमाग पर उसी तरह असर डालता है जैसे दिमाग के केमिकल असर डालते हैं। इन सब बातों का कहने का बस यही मतलब है कि डिप्रेशन और इसकी वजह समझ पाना सच में बहुत मुश्किल है। इसलिए सबको सूट करने वाला कोई एक इलाज भी नहीं है, यानी कोई जादू की पुड़िया जैसी चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन मैथ की तरह आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ये मानना होगा कि आपके साथ कोई परेशानी है और तब इस पर काम करना होगा। डिप्रेशन का शिकार लोग, और उसमें भी खास तौर पर पुरुष, समाज से कट जाते हैं। अगर आपका पैर टूट जाए तो आपका लग जाएगा और आपको बेसाखी मिल जाएगी। लोगों को एकदम नज़र आने लगेगा कि आपको तकलीफ है और वो मदद का हाथ बढ़ाएंगे। अजनबी लोग भी बस में सीट दे देंगे। दोस्त और पड़ोसी आपके काम में मदद कर देंगे। आपकी परेशानी तो कम नहीं होगी, पर कम से कम आपके पास कोई सहारा तो होगा। अब जरा डिप्रेशन और एंजाइटी का सोच कर देखिए। इनके मरीजों की मदद करना तो दूर, लोग ये तक भी नहीं समझ पाते कि सामने वाला ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसे जबरदस्त पैनिक अटैक आया हो, पर बाहर से वो सुस्त या परेशान लग सकता है। कोई बहुत गौर करेगा तो ये समझ पाएगा कि उसकी पुतलियाँ फैली हुई है, लेकिन वो फिर भी उसकी सही परेशानी नहीं समझ पाएगी। ब्रेकडाउन के बाद किसी एक दिन मैट ने अपने माता पिता के बेडरूम से सुबकना शुरू कर दिया। उसके पिता अंदर आए
और उसे कसकर गले से लगा लिया। एक एक पल के लिए मैथ को सुकून महसूस हुआ। उसके पिता ने धीमे से उसके कान में कहा, खुद को संभालो। उसके पिता सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा ठीक हो जाए, लेकिन मैथ के लिए खुद को संभालना नामुमकिन था। मैथ को लगा जैसे उसका दिमाग बिखर गया हो। उसके पास खुद को काबू करने का कोई रास्ता ही नहीं। उसे इस बात की ज़रूरत थी कि लोग उसे पूरी तरह बिखरने दें और उसे खुद को संभालने की बात करने की जगह उसकी मजबूरी समझे। असल में ये एक फैक्ट है कि पुरुषों को अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, जबकि इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। हालांकि पुरुषों की तुलना में 2 गुनी महिलाओं डिप्रेशन से पीड़ित है, लेकिन पुरुषों में आत्महत्या की दर ज़्यादा है। यूके में आत्महत्या करके महिलाओं से 3 गुना ज़्यादा पुरुष मरते हैं। ग्रीस में ये डेटा इससे 2 गुना है, यानी हर एक महिला पर 6 पुरुष। ये आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसा लगता है कि बहुत से पुरुषों का मानना है कि आत्महत्या ही इकलौता रास्ता है, जबकि मैथ का मानना है कि ये सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे। मैथ को अपने बारे में खुलकर बात करने में 10 साल लग गए, लेकिन वो एंड्रिया से अपनी भावनाएं बोल दिया करते थे। उनका मानना है कि इसी वजह से उनकी जान बच पाई। टूटे हुए पैर की बात करना और डिप्रेशन की बात करना, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमें इसे दूसरे किसी बीमारी की तरह ही मानना चाहिए, शर्मनाक नहीं, क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है और इससे किसी के अच्छे या बुरे होने की सर्टिफिकेट तो नहीं मिल जाता। बस यही समझना चाहिए कि ये एक बीमारी है जिसके मरीज को इलाज और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैथ के लिए किताबें जैसे एक वरदान बन गई। मान लीजिए आप अपने दोस्त को कुछ समझा रहे, पर वो आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा। आप कोशिश कर रहे हैं, पर बात नहीं बन रही। आपका दोस्त आपको इस तरह देख रहा है जैसे आप बस कुछ बड़बड़ कर रहे हो। अपने ब्रेकडाउन के बाद मैथ को भी यही लगा। वो अपने परिवार और दोस्तों को समझा ही नहीं पाए कि वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं। मैथ और उनके नज़रिए में इतना फ़र्क था कि जैसे वो किसी बच्चे को रॉकेट साइंस बता रहे हो। इससे भी मुश्किल बात ये थी कि वो खुद को भी अपनी बात नहीं समझा पा रहे थे। वो डिप्रेशन और एंजाइटी में इतने गहरे धंस गए थे कि उनको कुछ समझ आना ही बंद हो चुका था। इस मुश्किल के दौर में उनके हाथ लगी किताबें आमतौर पर किताबें पढ़ने का दुनिया या समाज से दूर हो जाने की तरह देखा जाता है, लेकिन मैथ के लिए इसका उल्टा था। लेकिन मैथ के लिए इसका उल्टा था। उनके लिए ये खुद को खोजने और दुनिया में वापस लौटने का तरीका था। चाहे द कैचर इन द राई के होल्डन कॉलफील्ड का बड़ा सिनिज्म हो गया, अल्बर्ट कैमस के द आउटसाइडर वाले अलग थलग हीरो को पढ़ना, इन सब से मैथ को अपना अकेलापन कम महसूस हुआ। मैथ को लगा कि इन लेखकों ने ये बात समझी है कि समाज से अलग हो जाना क्या होता है। किताबों की भाषा अजीब हो सकती है, लिखने वाले अपने कलम को हर तरह की छूट दे देते हैं। किसी को चांद में अपना प्यार दिखता है तो किसी को रोटी, लेकिन इसी भाषा ने मैथ के लिए बहुत आसानी कर दी। आखिर उनके लिए दुनिया को देखने का नज़रिया नॉर्मल लोगों से अलग ही तो था। उनको अपनी बात कहने का लिए शब्द मिल गए थे। किताबों से उनको ज़िंदगी का एक मकसद भी मिल गया था। जबकि सपाट शब्दों में कहे तो उनकी अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी या बुनियाद नहीं थी, पर जिन कैरेक्टर्स को वो पढ़ रहे थे वो एक रोमांचक ज़िंदगी जी रहे थे। वो दूर दराज के देशों में जाते और लड़ाइयाँ लड़ते। मैथ को तो ये लगता था कि उनका कोई भविष्य नहीं है, पर इन हीरोज़ को पढ़कर उनके मन को शांति मिलती थी, क्योंकि भले ही कहानी हो पर इनका कोई मकसद और भविष्य तो था। अपने ब्रेकडाउन के 14 सालों बाद जाकर मैथ को अपने एंजाइटी और डिप्रेशन का सही तरह से समझने वाले शब्द मिले। मैथ की किताब अब लोगों को ये यकीन दिलाती है कि भले ही आज आपको धुंधला नज़र आ रहा हो, पर आपके लिए एक रास्ता तो है। मैथ ने अपने डर का सामना करके जीत हासिल की। ब्रेकडाउन के कुछ महीनों बाद सुबह मैथ जागे और बस ये सोचने लगे कि आगे पूरा दिन पड़ा है, क्या किया जाए। फिर उनको यह एहसास हुआ कि इस ख्याल के आते ही एंजाइटी तो कहीं दूर दूर तक महसूस ही नहीं हो रही थी। असल में वो पूरी तरह न्यूट्रल थे। इतने महीनों में पहली बार उनको सुकून महसूस हुआ था। कुछ दिनों बाद उनको खुद पर पड़ती सूरज की रोशनी अच्छी लगने लगी। ये भी बड़ा खुशनुमा एहसास था, क्योंकि उनको कुछ अच्छा महसूस किए ज़माना हो गया था। सुकून के इन पलों में उनके मन में एक उम्मीद जगा दी। भले ही ये छोटी छोटी बातें थी, पर मैथ को ये भरोसा होने लगा था कि वो पहले से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन रात के ये पल बहुत कम थे और इतनी जल्दी आते भी नहीं थे। इस वजह से मैथ के मन में फिर से अंधेरा छाने लगा। वो लगातार इस बात से परेशान रहते कि डिप्रेशन और एंजाइटी ने उनके दिमाग पर बुरा असर डाल दिया है। इसे मेटा एंजाइटी कहा जाता है, यानी जब आप अपनी चिंता के बारे में ही चिंता करने लगे
ये लोगों को एक ऐसे फंडे में उलझा देती है जो कसता ही चला जाता है। मैट भी इसी तरह उलझ रहे थे जब तक उन्हें इसी फंडे को अपना सहारा बनाने का तरीका नहीं मिल गया। मैट अकेले रहने, घर से बाहर निकलने या लोगों के सामने आने जैसे ख्याल से ही घबरा जाते थे। धीरे धीरे उनकी दुनिया सिमटने लगी। ब्रेकडाउन के लगभग 4 सालों बाद एंड्रिया ने उनके जन्मदिन पर सरप्राइज के तौर पर पेरिस घूमने की प्लानिंग की। मैट ये सुनते ही घबरा गए। वो तो घर के सामने की सड़क तक ही नहीं जा पाते थे, तो किसी दूसरे देश जाने का तो सोचना ही बेकार था। लेकिन फिर मैट ने इससे उल्टी दिशा में सोचना शुरू किया, यानी अगर वो न जाए तो क्या हो सकता है। तब उनको ये ख्याल आया कि कोई पागल ही ऐसा मौका छोड़ेगा। बस फिर तो जैसे मैट ने ठान ली कि अपनी हर परेशानी का सामना करते हुए जाकर ही रहेगी। भले ही वो पूरी ट्रिप में डरे और परेशान रहे, पर उनको कोई पैनिक अटैक नहीं आया। वो अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह समय बिता पा रहे थे। नई जगह जाने पर उनका ज़िंदगी के लिए एक नया नज़रिया भी मिल गया। उनकी दुनिया सच में पहले से बड़ी हो गई और वो अपनी चिंताओं से दूरी बनाने लगे। अपने डर का सामना करने पर मैथ को ये समझ आया कि वो अब तक जिन चीज़ों के हावी बनकर बैठे थे, वो तो असल में कुछ थी ही नहीं। उनके किसी तौर पर नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग बर्ताव करने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। किसी ट्रेन में जाते हुए पैनिक अटैक आ भी जाए तो उससे ख़त्म हो जाने के बाद वो अपना सफ़र जारी रख सकते थे, यानी जितना वो घबराते थे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। डिप्रेशन और एंजाइटी आपको दूसरों की परेशानी ज़्यादा अच्छी तरह समझने में मदद कर सकते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि अब्राहम लिंकन और विंस्टन चर्चिल भी डिप्रेशन से जूझ रहे थे। ये दोनों एम्बिशस थे और अपने करियर की हाइट पर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा एंजाइटी और डिप्रेशन में बिताया। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जब वो अपने परेशानी के बावजूद इतना सब हासिल कर पाए, तो आप भी इस रुकावट को पार कर सकते हैं। शायद वो अपनी मंजिल पर इसलिए ही पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने एंजाइटी और डिप्रेशन का अनुभव किया था। सुनने में तो ये अजीब लग सकता है। अभी तो हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे डिप्रेशन आपको सुन्न कर सकता है और आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल कब्जा जमा सकता है। ऐसे इंसान किसी देश का लीडर कैसे बन सकता है। पर डिप्रेशन आपको गहराई से ये भी तो समझाता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। शायद ये गहरी एम्पैथी थी जिसने लिंकन को ये देखने का लायक बनाया कि गुलाम लोग किस तकलीफ से गुजरते हैं। विंस्टन चर्चिल उन पहले यूरोपीय नेताओं में से एक थे जिन्होंने ये भांप लिया था कि नाजी पार्टी कितनी खतरनाक हो सकती है। इस बात की बहुत संभावना है कि जिंदगी के काले अंधेरों के एहसास ने उनको इतना सेंसिटिव बनाया जो दूसरे नेता में दूर दूर तक नहीं थे। डिप्रेशन और एंजाइटी का अनुभव आपको एक ऐसी नज़र दे देते हैं जिससे आपको अपने आसपास की दुनिया में हो रही बातें ज़्यादा गहराई से समझ आने लगती है। ये ताकत लीडर के लिए तो ज़रूरी है ही, और बहुत से लेखक और आर्टिस्टों ने भी इसकी मदद से ऐसा कुछ काम कर दिया है जो मिसाल बन चुका है। अगर सूरज ढलते समय टहलते हुए मंक को पैनिक अटैक न आता, तो शायद उनकी फेमस पेंटिंग द स्क्रीम नहीं बनी होती। मैट हमेशा अपनी इस सच्चाई से दूर भागते थे। उसे इस बात से नफरत थी कि वो इतने सेंसिटिव है कि आसानी से रो पड़ते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद वो धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट करते गए। ऐसा करना मुश्किल था, पर वही वो गुण था जिसने उन्हें लेखक बनने में मदद की। यहाँ तक कि उनके प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी इस आदत ने उन्हें आज खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीने की इजाज़त दी है। वो अपनी भावना को गहराई से महसूस करते। ब्रेकडाउन के दौरान वे भावनाएं काफ़ी हद तक नेगेटिव थी, लेकिन वे पॉजिटिव भी हो सकती है। यही भावना उनको बच्चों के साथ बच्चा बना देती है, और यही भावनाएं कोई किताब पढ़ने पर रुला भी देती है। डिप्रेशन और एंजाइटी महसूस करने का मतलब ये है कि वो अपने जीवन के किसी भी हिस्से को हल्के में नहीं लेते। न तो अच्छा और न ही बुरा, न उजाला और न ही अंधेरा। उनके लिए हर वक्त के अपने मायने हैं। डिप्रेशन से उभरना किसी सीधी लकीर की तरह नहीं है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रिकवरी बिल्कुल सपाट तरीके से एक सीट में हो जाती है, यानी आपकी दिमागी बीमारी कम होते हुए एक दिन पूरी तरह गायब हो जाएगी और आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईबीसा में ब्रेकडाउन होने के 14 साल बाद अब मैट ने पूरी तरह से ठीक होने का इंतज़ार करना बंद कर दिया। उन्होंने मान लिया है कि उनके मूड में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और सब कुछ हमेशा अच्छा ही नहीं बना रहेगा। हाँ, अब वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये फेज बीत जाएगा और उसकी ज़िंदगी कम से कम इतनी आसान और खुशनुमा तो हो जाएगी जिसकी उन्होंने अपने ब्रेकडाउन के दौर में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जादुई इलाज की तलाश करने की जगह मैट ने खुद को बेहतर महसूस कराने के तरीके ढूंढ निकाले हैं। इनमें से कुछ तो बहुत आसान हैं, जैसे अच्छा खाना, भरपूर नींद लेना और साफ कपड़े पहनना। मैट जानते हैं कि जब वो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो उनका मन भी अच्छा रहता है, इसलिए वो रोज़ दौड़ने के लिए निकल जाते हैं।
एक लंबे दौर के बाद उनकी सांस फूल जाती है और वो पसीने से तरबतर हो जाते हैं, लेकिन उनको पहले से ज़्यादा आराम मिलता है। अपने दिमाग की परेशानी को कम करने के लिए उन्होंने योग और ध्यान करना शुरू किया। स्वाभाविक है कि अपनी एक्टिविटी और सांसों को धीमा करने से भी दिमाग में चल रही हलचल शांत होने लगती है। वो फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर अपना समय कम देते थे। इसकी जगह वो उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते जिन्हें वो प्यार करते। वो एंड्रिया के साथ घूमते, जो अब उनकी पत्नी बन चुकी है, और उनके 2 बच्चे हैं। मैथ अभी भी अपने सबसे बड़ी लत यानी किताबें पढ़ने में लगे ही रहते हैं। पढ़ना और सफ़र करना उनको अपनी सोच से बाहर निकलकर दूसरों की सोच तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ये बात उनको अच्छा लिखने में काम आती है। शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनमें खुद को लेकर बहुत पैशन है। एक बार तो वो बड़े लेखकों से भरी किसी पार्टी में गए थे और उनको पैनिक अटैक आ गया। वो भले ही वहाँ से भाग आए, पर उन्होंने इसे लेकर खुद को बहुत परेशान नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने इस बात की खुशी मनाई कि उन्होंने कम से कम पार्टी में जाने की हिम्मत तो की। एक ऐसा कदम जिसके बारे में उनको बीते दिनों में सोचना भी मुश्किल रहा होगा। जब अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए कोई एक फिट फॉर ऑल जैसा तरीका नहीं है, तब भी मैट ने ऐसे रास्ते खोजे जो उनका जीना आसान बनाते हैं, और उनको जिंदा रहने की ढेरों वजह भी मिल गई है। जब आप डिप्रेशन और एंजाइटी के चंगुल में फंसे होते हैं, तो ये दुनिया का देखने का नज़रिया बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे अब ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। आने वाले कल में आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। समय के साथ आपको जीने का मकसद मिलेगा, और ऐसे तरीके भी जो जीने की राह आसान बना देगा। डिप्रेशन और एंजाइटी आपको इतना सेंसिटिव भी बना देगी जिससे आप दूसरों की परेशानी को गहराई से समझ पाए। हालांकि इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, और हो सकता है कि यही बात आपके दिल को सुकून भी दे। इस बात पर आप गौर करें कि आपका मन कैसा अच्छा हो सकता है। जो चीज़ें आपको अच्छा या बुरा महसूस कराती है, आपके लिए बहुत खास है। किसी को गाने सुनकर शांति मिलती है, तो किसी को नाचने से, किसी को ध्यान करके सुकून मिलता है, तो किसी को कसरत करके। अपने लिए ऐसी चीज़ की लिस्ट बना लें और रोज कम से कम एक